Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about the Article 70 of Constitution of Pakistan 1973, which is about the legislative procedure of the Majlis-e-Shura. But before watching the video, it's a request to please subscribe the channel and hit the bell icon also so that you may get notifications about the new videos timely. और एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो आप टॉपिक लिखने के बाद सर्च बार में लिखें बाय लॉ मेंटोरिंग और फिर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हाउसेस की जो मीटिंग्स थी या उनके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि हमने आर्टिकल 67, 68, 69 में पढ़े थे, वो कौन सा प्रोसीजर था? वो हाउसेस के अपने कंडक्ट का या बिजनेस का प्रोसीजर था। लेकिन ये जो आर्टिकल 70 है ये किससे रिलेटेड है? ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू लेजिस्लेशन होनी है, जिसके थ्रू हमारे लॉज बनने हैं, लॉ मेकिंग होनी है, बिल्स पास होने हैं, एक्ट बनने हैं। ये वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। अच्छा, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। बिल, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि बिल्स किसको कहते हैं। बिल्स वो होते हैं जो एक प्रपोजल भेजा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जो एक प्रपोजल ओरिजिनेट होता है किसके लिए? कोई भी अगर लॉ बनाना है तो उसके लिए एक प्रपोजल जो है वो इनिशिएट किया जाता है, ओरिजिनेट किया जाता है किसी भी हाउस की तरफ से, चाहे वो सेनेट हो चाहे वो नेशनल असेंबली हो। तो उस जो एक प्रपोजल होता है कि ये लॉ नया बनना चाहिए या इस किसी भी लॉ में अमेंडमेंट करनी है तो ये होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं बिल पास हो रहा है। ठीक है, बिल जब पास हो जाता है दोनों हाउसेस उसको अपनी राय दे देती हैं कि ठीक है जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये बिल पास होना चाहिए। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर होने के लिए, और जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? बिल, वो एक्ट बन जाता है, मतलब एक्ट पास हो गया है। लेकिन जब तक वो पास नहीं होता तो तब तक वो क्या रहता है? वो बिल रहता है। तो बिल का क्या मतलब हुआ कि लॉ मेकिंग के लिए जो नए कभी लॉज बनाने हैं तो उसमें पार्लियामेंट में एक प्रपोजल ओरिजिनेट होता है किसी भी हाउस की तरफ से, उसको हम बिल कहते हैं। ठीक है, और ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। अब आर्टिकल 70 में हमने क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, कि बिल पास कैसे होंगे, उसका प्रोसीजर कैसे होगा, किस तरह एक बिल ओरिजिनेट होगा, किस हाउस से ओरिजिनेट होगा, कौन सा बिल होगा और किस तरीके से उस बिल को पास किया जाएगा ताकि वो आगे जाके एक्ट बन सके। तो आर्टिकल 70 में सबसे पहले एक बात क्लियरली अपने माइंड में बिठा लें कि यहाँ हम जिन बिल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ आर्टिकल 70 में हम जिन बिल्स की बात कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी बिल्स हैं। बिल्स की भी काइंड्स होती हैं। ऑर्डिनरी बिल्स वो होते हैं जिसमें कोई नया लॉ बनाना हो, किसी से भी रिलेटेड, कोई फैमिली लॉज हैं, कोई भी किसी भी किस्म के, कोई पीपीसी में कोई नया लॉ हमने बनाना है या पाकिस्तान पिनल कोड में कोई लॉ की अमेंडमेंट करनी है तो वो ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा, मतलब आम लॉज जो होते हैं वो। और इन लॉज को, और इसके अलावा जो बाकी फाइनेंशियल बिल्स भी होते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से वो बिल ओरिजिनेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आर्टिकल 70 में जो बात करेंगे वो ऑर्डिनरी आम बिल्स की बात करेंगे जिसमें कोई लॉ मेकिंग होती है या किसी लॉ में अमेंडमेंट करनी होती है। अमेंडमेंट मतलब चेंजिंग करनी होती है। तो क्लॉज 1 में आते हैं कि मैटर्स इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या होती है? कि जिसमें हमारी पार्लियामेंट ने क्या करना होता है? लॉज बनाने होते हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं कि इन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपने लॉज बनाने हैं। ऐसे मैटर जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में मौजूद हैं उनके जो बिल्स हैं जो पास होने हैं, बिल्स मतलब कोई लॉ मेकिंग होनी है, उन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अगर कोई लॉ मेकिंग होनी है तो वो बिल कहाँ से ओरिजिनेट होगा? पहली बार ओरिजिनेट मतलब वो बिल निकलेगा किधर से? तो जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम एनी हाउस। दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो ये जो बिल्स होते हैं ऑर्डिनरी बिल्स जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में मौजूद होते हैं, ये नेशनल असेंबली या सेनेट दोनों में से कोई भी हाउस इसको ओरिजिनेट कर सकता है। मतलब एक बिल जो है वो एक हाउस से निकल पड़ा है, ठीक है, आगे उसका प्रोसीजर अभी पड़ा है जो कंप्लीट होना है, फिर उस बिल ने एक्ट बनना है, फिर वो बिल पास होगा। ठीक है, ओरिजिनेट हो गया एक हाउस से, ये पहला स्टेप था। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर एक हाउस से
वो बिल पास हो गया जिधर से वो ओरिजिनेट हुआ था। इफ़ पास्ड मतलब जो यहाँ हमने पढ़ा है कि यहाँ से अगर जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो पास हो गया, तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि दूसरे हाउस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब नेशनल असेंबली से अगर एक बिल ओरिजिनेट हुआ है तो उसको उसके बाद सेकंड स्टेप में कहाँ भेजा जाएगा, सेनेट में भेजा जाएगा, जो कि दूसरा हाउस है। ठीक है, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप पे आते हैं कि अगर वहाँ से भी वो बिल पास हो जाता है, इफ़ पास्ड विदाउट अमेंडमेंट, जो बिल वहाँ पर आया है उनके पास वो उसको विदाउट अमेंडमेंट उन्होंने पास कर दिया कि हाँ जी ये बिल आपने बिल्कुल ठीक भेजा है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है, इसमें कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी उन्होंने पास कर दिया है, तो वहाँ से वो बिल डायरेक्ट किसके पास चला जाएगा। नंबर 4th वन क्या स्टेप है, प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट फॉर असेंट, प्रेसिडेंट की रजामंदी के लिए उसके पास भेजा जाएगा। वैसे प्रेसिडेंट को जो है ये सिर्फ सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, अगर विदिन 10 डेज अगर वो सिग्नेचर नहीं करता तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। समझ आ गई है कि एक बिल जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, फिर आगे दूसरे हाउस को भेजा जाता है, अगर वो भी अपनी कंसेंट के साथ इस बिल को कंसीडर करते हैं तो वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए चला जाता है। ठीक है, ये तो हमने बात किया अगर उसे कोई एतराज़ नहीं है दूसरे हाउस को। अब सेकेंड क्लॉज में आते हैं कि इफ़ द बिल ट्रांसमिटेड टू द हाउस अंडर क्लॉज 1, क्लॉज 1 में हमने पढ़ा कि एक हाउस से ओरिजिनेट हुआ है, ट्रांसमिटेड हो गया दूसरे हाउस को। ठीक है, उन्होंने कहा अगर ट्रांसमिट हो गया बिल दूसरे हाउस को और विद अमेंडमेंट, अब यहाँ पर क्या बात होगी, पहले ऊपर पढ़ा था विदाउट अमेंडमेंट उन्होंने पास कर दिया, अगर यहाँ पर वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो दूसरा हाउस है यहाँ वो अमेंडमेंट करना चाहता है, तो फिर क्या प्रोसीजर है, वो क्या करेगा, उसमें अमेंडमेंट करेगा बिल में, फिर उसको जहाँ से वो पहले बिल आया था उसको वापस भेजेगा वहाँ दूसरे पहले हाउस में। नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ, सेनेट में गया, सेनेट ने अमेंडमेंट की है, फिर वो वापस कहाँ जाएगा, फिर दोबारा नेशनल असेंबली में जाएगा, ताकि नेशनल असेंबली उस अमेंडमेंट्स को देख सके कि क्या अमेंडमेंट सेनेट ने की है, तो सेंट बैक टू द हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड, वापस जाएगा। ठीक है, ये दूसरी क्लॉज होगी। थर्ड क्लॉज क्या है, इफ द बिल ट्रांसमिटेड अंडर क्लॉज 1, अगर जो बिल है वो दूसरे हाउस को, ये हम लोग कंडीशंस पढ़ रहे हैं इसकी कि पहले हाउस से ओरिजिनेट हुआ है बिल, अब यहाँ पर क्या हुआ है, दूसरे हाउस में गया है, दूसरे हाउस ने कोई जवाब ही नहीं दिया और बिल को रिजेक्ट कर दिया है और कोई बिल पास ही नहीं किया, आगे 90 डेज हो गए वहीं पर पड़ा हुआ है, या तो ये कंडीशन है, या फिर अमेंडमेंट के लिए दूसरे हाउस ने बिल भेजा था पहले हाउस की तरफ जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, और पहले हाउस ने भी उसकी अमेंडमेंट्स को कंसीडर नहीं किया। तो इन दो सिचुएशन में क्या होगा कि जब किसी हाउस में वो बिल जाता है और वो उसको इग्नोर करते हैं तो यही समझा जाएगा कि वो बिल पास कर दिया जाएगा, यही समझ के कि ये जॉइंट सिटिंग मतलब उनका मुश्तरका फ़ैसला है और वहाँ पर वोटिंग करवाई जाएगी उस बिल के हवाले से दोनों हाउसेस में। अगर मेजॉरिटी उसको पास कर देती है, अगर कोई इशू बनता है इस तरह मेजॉरिटी उसको पास कर देती है, तो फिर वो बिल जो है वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा कंसेंट के लिए, वो अपने सिग्नेचर करेगा, फिर बिल पास हो जाएगा। ये तो हमने आर्टिकल 70 पढ़ा है, इसके क्लॉजेस पढ़ लिए हैं, जो एक थ्योरेटिकल चीज़ है वो हमने समझ ली है। यहाँ पर एक इसी चीज़ को हम 3 स्टेप्स में यहाँ समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक हाउस ये है, एक हाउस ये है, बेशक ये सेनेट है, नेशनल असेंबली जो भी है, यहाँ से बिल ओरिजिनेट हुआ है, निकला है, इसके पास चला गया, यहाँ से अगर वो पास हो गया इसके मेंबर से यहाँ चला गया, इसने भी अमेंडमेंट के बगैर ही उसको पास कर दिया कि ठीक है हाँ जो यहाँ से आया वो ठीक है, यहाँ से आगे चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, बात ख़त्म, बिल पास हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट हाउस से ओरिजिनेट हुआ है, दूसरे हाउस में गया है, दूसरे हाउस को लगता है कि इसमें कोई अमेंडमेंट होने वाली है, कोई इसमें प्रॉब्लम है, थोड़े से लॉज को चेंज किया जाए। ठीक है, वो इसमें अमेंडमेंट करता है, फिर क्या होगा, अब इस अमेंडमेंट जो इसने की है वो इसको तो नहीं पता, ये वापस भेज देगा इधर कंसेंट के लिए, ये कंसेंट दे देगा तो फिर ये यहाँ से डायरेक्टली चला जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि अमेंडमेंट इन्होंने की है, इन्होंने देख ली, परख लिया, यहाँ से डायरेक्टली चला गया प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के लिए। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ जाता है, ये बिल को पास रख लेता है, वहीं पर पड़ा हुआ है, 90 डेज गुजर चुके, इग्नोर कर दिया है। ठीक है, फिर वोटिंग होती है दोनों हाउसेस की, अगर मेजॉरिटी ने पास कर दिया तो बिल किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि इसमें समझने वाली हैं, तो इसको आप ज़रा क्लियरली बेयर एक्ट की रीडिंग को जो है समझेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.